Very good morning to all of you, and Vasto, by the time our class ends, it becomes good afternoon. But nonetheless, right now it's good morning. So, all good morning messages from Dhairya, Khushi, Kush, Karthik, Bhavna, Pratyaksh, Vedant, Shivam, Akshit, Satyam, Manan, Divyam as usual. In fact, Manan today started with his comments, and that is आज तो more like afternoon. हाँ, अब तो like शायद शेड्यूल ऐसी कुछ फिक्स हो रखा है कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फर्स्ट क्लास फिजिक्स और जो बाकी दोनों दिन है थर्सडे फ्राइडे इट इज लाइक लास्ट क्लास. सो आई एम एट और अदर दिस सब्जेक्ट इज एट either extremes, I mean, either in the earliest morning or in the not last class probably, क्योंकि उसके बाद तो शायद कई बार मैं देखता हूँ आजकल इंग्लिश क्लास और अब तो कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन भी स्टार्ट हो गया शायद, है ना, वो भी है, ठीक है ना. अच्छा आज अच्छा कंप्यूटर साइंस अभी स्टार्ट नहीं हुआ. ओके. अच्छा, ध्रुव पाठक का सेंटर ऑब्जर्वेशन दैट इज आपके पासवर्ड में 1 जरूर आता है. एक्चुअली यू नो पासवर्ड मुझे मन करता है कि 1 और 2 के बीच में ही दिया जाए, कभी कभी 3 लगा देते हैं. उसके पीछे रीजन है क्योंकि टाइपिंग में 1 और 2 जो है बगल में आता है. अब कुछ और रखोगे तो दूर जाना पड़ता है फिर इधर उधर, तो उसको याद भी तो रखना पड़ता है ना, क्योंकि बैच को देने के लिए फिर याद रखना पड़ता है. तो बेस्ट है कि 1-2 के अंदर ही 2 डिजिट नंबर, सॉरी 4 डिजिट नंबर हम फिक्स कर देते हैं. चलो, अक्षित दास की पासवर्ड रखने का फायदा क्या होता है? वैसे ये बात मैंने भी सोचा नहीं है. अच्छा, अगर मान लो पासवर्ड नहीं रखते तो क्या होगा, मतलब यू विल गेट एंट्री ऑटोमेटिकली और या वेटिंग तभी भी होगा? कैरी ऑन नाउ. वी वर डिस्कसिंग और अदर वी हैड स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट रिफ्रैक्शन. वी जस्ट स्टार्टेड इन फैक्ट. तो हमने एक क्वेश्चन किया था शायद, वो था अपरेंट डेप्थ एंड हाइट एंड सो ऑन. आज एक और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आज वाले में नियर वर्टिकल नहीं, आज थोड़ा सा एंगल पे करते हैं, क्योंकि एंगल पे जैसे करोगे तो इन दैट केस वो सारे फॉर्मूले बेकार हो. वो जो हमने किया था ना h by म्यू या h into म्यू वगैरह, जो किया था म्यू 1 by म्यू 2 या म्यू 2 by म्यू 1 जो भी है, वो सब बेकार हो जाएगा. ठीक है ना. तो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दैट itself. Let's say there is a tumbler which is a cylinder and the line of sight of the corner of the cylinder is this. Let's say this is 60 centimeter and this is also 60 centimeter, sorry, this is also 60 centimeter. ठीक है, that's given. अब मैं क्या करता हूं, कॉइन को यहां से यहां लेके आता हूं, which is suppose 10 centimeter. 10 centimeter. ओके, या थोड़ा कम कर देता हूं, 5 centimeter. अब अगर तुम यहां से देखोगे, if you are still at the line of sight, if you are still at the line of sight, ठीक है, if you are still at the line of sight, तो in that case क्या होगा, तुमको नहीं दिखाई देगा ये कॉइन. क्यों? कॉइन का तो लाइन ऑफ साइट ये आ गया इधर से, यानी वो नहीं दिखा. इसलिए मैं क्या करता हूं, पानी भर देता हूं. तो मिनिमम पानी का हाइट क्या होना चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन. फाइंड आउट h minimum so that I can just see the coin, to just see the coin. ठीक है, तो इस केस में कॉइन का हम देख पाएंगे जब कॉइन यहां पे रेज्ड हो जाएगा अपरेंट, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं चल पाएगा. ठीक है ना, वो फॉर्मूला नहीं चल पाएगा. क्यों? एज आई सेड दैट दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर नियर वर्टिकल व्यू. ठीक है, और ये तो बिल्कुल ही नियर वर्टिकल व्यू नहीं है, ये तो इनफैक्ट टम्बलर के कॉर्नर पे है, तो वो तो चलेगा. ठीक है ना. चलो, सो गो हेड नाउ. हाँ अक्षित, व्हाट यू हैव सेड इज आल्सो राइट, कि अगर मान लो जूम को मेल आईडी रजिस्टर करा दो, तो इन दैट केस फिर अनऑथराइज्ड आ नहीं पाएंगे.
अच्छा, जय गोयल से इसकी फिटजी में तो यही करते हैं कि मेल आईडी रजिस्टर्ड है और जब भी हम एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली एंट्री कर जाता है। ठीक है, दैट्स आल्सो नॉट अ बैड आइडिया, दैट इज आल्सो फीजिबल है ना। एक्चुअली ऑटोमेटिक एंट्री देने में मुझे एक थोड़ा सा दिक्कत है। पता है दिक्कत क्या है? कि मैं ना खुद लॉगिन दो जगह से करता हूँ, एक लैपटॉप से और एक मोबाइल से। तो मैं पहले लैपटॉप को लॉगिन करता हूँ, फिर मोबाइल को लॉगिन करके फिर उसका सेटिंग करना पड़ता है, जो स्क्रीन का साइज दिख रहा है ना, बोर्ड का है, वो सारा करना पड़ता है। अब मान लो इन द मीनवाइल अगर सारे एंट्री कर रहे हैं तो इन दैट केस क्या होगा ना, वो सारे फीड लिंक दिखेंगे। स्क्रीन पीछे चला गया, आगे आ गया, यहाँ से दरवाजे दिखेंगे, ऊपर वो मूर्तियां है वो दिखेंगे, यहाँ पे वो है क्या बोलते हैं स्टेबलाइजर है वो भी दिखेंगे। दैट्स लिटिल ऑड है। तो दैट्स व्हाई इट्स बेटर कि पहले मैं अपना सेटिंग ठीक से कर लूं, है ना, उसके बाद एंट्री दिया जाए। So that's the reason. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट थिंग इज दैट, क्योंकि लाइन ऑफ साइट हम चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर लाइन ऑफ साइट चेंज करो तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स बदल जाएगा। क्योंकि हम लाइन ऑफ साइट चेंज नहीं कर रहे हैं, तो यानी जो रे मेरे आईज तक पहुंचेंगे उसका डायग्राम क्या होगा? उसका डायग्राम ये होगा कि अगर मान लो ये होगा तो ये वाला रे होगा, दिस रे विल नाउ रीच, और वो बेंड करके ऐसे, ये चीज। अच्छा, अब इसमें फायदा पता क्या है कि अगर ये h है तो ऑब्वियसली ये 60 माइनस एच होगा, ये 60 माइनस एच होगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल 60 है, ये भी 60 है वैसे तो, ठीक है ना। वो अलग बात है, ये 60 से कोई लेना देना नहीं है, हमें ये 60 से मतलब है। ये एच होगा 60 माइनस एच। एक फायदा और है, ये 60 है और ये 60 है, दैट मींस दिस एंगल इज 45 डिग्री। ये जो एंगल मैंने बनाया ये 45 डिग्री, इसका भी मैं फायदा उठाऊंगा क्योंकि ये भी 45 डिग्री होगा। तो अगर वो 45 डिग्री होगा तो क्या होगा? ये भी 60 माइनस एच हो गया, तो दिस आल्सो बिकम्स 60 माइनस एच। ठीक है, अब देखो ये 60 है, ये 60 माइनस एच है, तो यानी क्या होगा? ये एच हो जाएगा पूरा, यहां से लेके यहां तक एच हो जाएगा। तो ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा? एच माइनस 5। फाइन, तो एच माइनस 5, ये 5 और ये 60 माइनस एच, ये भी 60 माइनस एच होगा। क्यों? एज आई सेड कि अगर 60 माइनस एच हो तो ये भी 60 माइनस एच होगा। अब जगह कम है तो मैं थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं, ये आ गया। अब हम यूज करेंगे रिफ्रैक्शन। हाँ, मुझे पता अभी बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं कि आप तो होस्ट हो तो आप पहले लॉक कर लेना फिर बाद में अनलॉक करना। ठीक है, वो भी तरीका सही है, और इसमें भी चल रहा है तो ठीक है। वी हैव नॉट फेल्ड द नीड फॉर चेंज। अभी कभी अगर कुछ हैंकी पैंकी होगा तो मे बी वी विल फील द नीड। जैसे कुछ और क्लास में ये किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर लॉग इन करके चलो ठीक है, एंड देन इंडिविजुअली लॉग इन होता है एक एक करके। जैसे मैं तो एडमिट ऑल कर देता हूँ, ठीक है ना, बट वहां पे एडमिट ऑल नहीं करता। वहां पे लिस्ट लेके बैठते हैं कि भाई ये स्टूडेंट्स है, मिला मिला के एडमिट करते हैं। तो मैं तो कभी नहीं करता ऐसे। ये तो नंबर 1। नंबर 2 इज दैट आफ्टर दैट द मीटिंग इज लॉक, सो दैट एनीबडी हु इज लेट विल नॉट बी एबल टू एंटर। तो कुछ रूल्स फॉलो किया जा रहा है दूसरे बैचेस में, तुम लोगों के लिए तो नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम तो ज्यादा सोच भी नहीं रहे। बाकी कुछ दिक्कत होगा तो देखेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा हाँ, जो मैं कह रहा था इज दैट अब क्या होगा ना, साइन आई बाई साइन आर, तो ये हो जाएगा। तो ये हो गया आई या I1, ये हो गया I2। लेकिन एक फायदा है कि I2 इज 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये अगर 45 डिग्री होता है ऑब्वियसली I2 45 डिग्री, यानी I2 इज इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्री। तो मैं आराम से लिख सकता हूं μ1 sin I1 इज इक्वल टू μ2 sin I2। तो μ1 मतलब हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 इंटू साइन I1। अब साइन I1 को लेकर थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ेगा। साइन I1 क्या होगा? h माइनस 5 अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना होगा? ये होगा h का स्क्वायर प्लस h माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर। ठीक है, h का स्क्वायर प्लस h माइनस 5 का स्क्वायर का अंडर हो गया। तो साइन I1 क्या होगा? h माइनस 5 अपॉन दिस, यानी h माइनस 5 बाई h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर माइनस 10h प्लस 25।
इज इक्वल टू म्यू टू तो एयर है इंटू साइन आर, तो साइन आर हो जाएगा 1/√2। क्यों? क्योंकि आर तो हो जाएगा मतलब I2 तो हो गया 45 डिग्री, तो साइन I2 1/√2। आप स्क्वायर कर लेता हूँ, स्क्वायर अगर करूंगा तो इन दैट केस क्या होगा 16h² माइनस, बल्कि √2 का स्क्वायर ऊपर भी आ जाएगा तो 32 कर लेते। तो 32 इंटू h-5 का होल स्क्वायर यानी h² माइनस 10h प्लस 25 इज इक्वल टू 3 यानी 9 इंटू 2h² माइनस 10h प्लस 25 यानी 32h² माइनस 18h² यानी 14h² माइनस 320h और उधर माइनस 90h तो प्लस 90h, तो 320 प्लस 90 यानी 230, तो माइनस 230h प्लस 32 माइनस 9 इंटू 25, 32 माइनस 9 मतलब वही 23 हो गया, 25 मतलब हो गया 575। आई होप आई एम राइट, इज इक्वल टू 0। या अब h का सॉल्यूशन थोड़ा लंबा होगा, बट अब क्या कर सकते हैं जो भी है। तो therefore h will be equal to minus of b plus minus under root of b square, which is 230 का square, minus 4ac, तो 4 into 14 into 575, 4 into 14 into 575 by 2a, 2 into 14. Yeah. Rest is like Vedanta has asked ki I2 was given as 45 degree in the question. नहीं given तो नहीं था, लेकिन क्योंकि I2 तो यही वाला लाइन है ना, मतलब ये जो रे है ये यहाँ से आके इस लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, तो ये वाला तो 45 डिग्री बिकॉज दिस 45 डिग्री तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये 45 है तो फिर ऑब्वियसली ये भी I2 वाला क्या होगा 45 डिग्री होता है, तो I2 45 गिवन नहीं था, ये बन गया 42, दैट्स हाउ इट हैज बिकम। ठीक है ना, तो आई थिंक दैट्स इट। तो लाइक अब इसको सॉल्व करना रह गया, आई थिंक रेस्ट यू कैन डू योरसेल्फ, है ना, ये आंसर आ रहा है। ओके जस्ट हैव अ लुक। अब ऐसा ना, मैंने तो बिना सोचे समझे कैलकुलेशन दे दिया, ठीक है ना, बट एग्जाम में क्या होता है थोड़ा सोच समझ के वैल्यूज देंगे जिससे कि क्वालिटी क्वेश्चन थोड़ा सा रीजनेबल हो, दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ठीक है ना, तो देखो व्हाट मेनली कम्स आउट इज दैट वो जो h बाई μ1 बाई μ2 या जो भी फार्मूला था μ2 बाई μ1 वो तो अब बेकार हो, ठीक है ना, वो तो नहीं चलेगा। बाकी ज्योमेट्री में कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी ने कुछ पॉइंट आउट तो नहीं किया? अच्छा आर्यन ने कुछ मिस्टेक पॉइंट आउट किया कि शायद उन्होंने h-5 को नियरली h ले लिया, हाँ वो गलती है, तो वो तो नहीं कर सकता, ठीक है h-5 लेना पड़ेगा। चलो नाउ लेट्स प्रोसीड। अभी वी हैव द इक्वेशन, आई थिंक वी हैव द सॉल्यूशन, बाकी तो अपना सॉल्व कर जो भी आ रहा होगा अप्रॉक्सीमेट। एग्जाम में तो देखो सोच समझ के वैल्यूज देंगे, ऐसे पटन सा नहीं होगा जैसे मैंने दिया है ना। अच्छा एक और कंसेप्ट आता है दैट इज रिगार्डिंग रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब, ठीक है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ओके। अब ग्लास स्लैब में क्या होता है, देखो ये हो गया ग्लास स्लैब, अगर मान लो मल्टीपल मीडिया होता है पैरेलल, पैरेलल मल्टीपल मीडिया अगर है और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 μ2 μ3 इस तरीके से चलता चलता है μn और फिर वापस μ1 वापस अगर सेम हुआ तो
नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स स्टिल मैथमेटिक्स, है ना। इन दैट केस क्या होगा, ये रेज मान लो यूं आया, फिर थोड़ा बेंड किया, फिर ऐसे बेंड कर गया, फिर मान लो ऐसे हुआ, फिर ऐसे कुछ हुआ, समथिंग लाइक दिस विल गो ऑन हैपनिंग। और हर एक में क्या होगा, देखो ये हो गया I1, तो ये हो गया मान लो I2, है ना, फिर ये हो गया मान लो I3, फिर ये हो गया मान लो I4। तो क्योंकि पैरेलल है तो देयरफॉर वी कैन इजीली राइट μ1 sin I1 is equal to μ2 sin I2 is equal to μ1 sin IN। नॉट ओनली दैट, क्योंकि लास्ट वाला μ1 है, यानी बाद में वही आएगा μ1 sin ये I1 ही आएगा। तो एज फर्स्ट and last media are same, hence as first and last media are same, hence the initial and final rays are parallel। not only that, अगर तुम इस रे को ऐसे ड्रॉ कर लो और ये भी रे ऐसे जा रहा है मान लो, तो ये दोनों पैरेलल होगा, तो वो ड्राइंग के ऊपर है ना। तो these two will be parallel first of all, जो भी है these two are parallel। और इनके बीच का ये जो गैप है, ये जो साइडवेज गैप है, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल डिविएशन। थोड़ा सा लेटरल डिविएशन का कांसेप्ट समझो, वैसे तो हमने डिस्कस किया है, जब हमने मैग्नेटिज्म डिस्कस किया था तो लेटरल डिविएशन अगर याद होगा डिस्कस किया था। लेटरल डिविएशन का मतलब क्या है कि अगर मान लो इनिशियल पाथ ऐसे है और बाद में मान लो ऐसे कुछ बेंड हो जाता है, तो यानी हम लेटरल डिविएशन कैसे निकालेंगे, इनिशियल पाथ को वो करा दो फॉरवर्ड भेज दो, इन दैट केस दीज आर द लेटरल डिविएशंस। अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग अमाउंट ऑफ लेटरल डिविएशंस। So all these dotted lines are the lateral deviations। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इशारे में, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, these are all lateral deviation at various instances। Now you might say, why are we discussing lateral deviation? That's because as I told you already कि अगर पैरेलल मीडिया होगा तो in that case फर्स्ट और लास्ट पे पैरेलल होगा तो उनके बीच में डिविएशन। तो चलो बहुत सारे अगर मीडिया है तब तो डिविएशन निकालना मुश्किल है, बट इसमें तो निकाल सकते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि ये T है थिकनेस और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका μ2, और सपोज I एंगल पे एक इंसिडेंट है। ठीक है, तो इन दैट केस I एंगल पे अगर इंसिडेंट रे आया है, इन दैट केस क्या हो जाएगा, देखो कि ये रे तो बेंड हो गया टुवर्ड्स नॉर्मल, इसको यहां जाना था, मतलब जुर्नी के कॉर्नर से जाएगा कुछ भी ऐसे कर। ठीक है, और बाद में क्या होगा, ये रे इसी के पैरेलल जाएगा, ये मीडियम तो सेम ही है, so therefore the rays will deviate outside like this। तो उस केस में, सेकंड केस में ये नॉर्मल, यानी पहला केस में ये I1 है मान लो और ये R मान लो। ठीक है, तो हमें पता है कि μ1 sin I is equal to μ2 sin R। ठीक है, तो ये आ गया I, ये R, तो देखना ये I वापस आए, तभी तो पैरेलल बनता है। अब मैं काम करता हूं, ये हो गया लेटरल डिविएशन, तो लेट्स कॉल इट एज D। मैं कुछ नेम दे देता हूं, A B C, तो BC इज इक्वल टू D सपोज, और एक और यहां पे भी दे देता हूं E। तो इन ट्राइंगल AEB, इन ट्राइंगल
ए ई बी, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए ई बी क्या होगा ना, बीई बाई ए इज इक्वल टू tan r, है ना। तो tan r इज इक्वल टू बीई बाई ए इज इक्वल टू बीई बाई बी। जैसे मैं देखता हूँ डस्टर से ज्यादा काला होता है, और जो देसी इलाज है ना कपड़े वाला, इससे साफ हो जाता है। दिस क्लीनर एक्चुअली और महंगे डस्टर फेल हो जाता है। चलो एनीवे, तो लाइक ये आ गया टैनर से बी आ गया, तो यानी बी ही आ गया, ठीक है। नहीं मुझे बी तो चाहिए ही नहीं, मुझे तो चाहिए ए बी एक्चुअली। तो एक काम करो, कॉस आर ले लो, टैनर से फायदा नहीं। कॉस आर हो गया ए ई बाई ए बी, ए ई बाई ए बी, यानी ए तो टी है, टी बाई ए बी, यानी इससे क्या हुआ ना, ए बी आ गया इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर। फिर मैं लेता हूं इन ट्राइंगल ए सी बी, इन ट्राइंगल ए सी बी क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, ये आई माइनस आर होगा। तो साइन आई माइनस आर इज इक्वल टू बी सी, है ना, बाई ए बी। और ए बी तो टी बाई कॉस आर है, यानी इक्वल टू बी सी कॉस आर बाई टी। बाय द वे बीसी क्या होता है, ये तो डिविएशन है, यही हम मुझे चाहिए एक्चुअली, डिविएशन। तो देयरफॉर बीसी इज इक्वल टू टी बाई कॉस आर, यानी डिविएशन। Therefore, deviation t is equal to bc is equal to t by cos r into sin I minus r into this is about lateral deviation through a glass slab. Jay, you are saying कि वीडियो फ्रीज हो रहा है, बट एक्चुअली क्या ना मेरे लैपटॉप में बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। कभी कभी उल्टा भी होता है कि तुम लोग को वहां ठीक आ रहा है और मेरे यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है, बट अभी तो फिलहाल तो ठीक आ रहा है एकदम, कहीं अटक नहीं रहा। प्लीज चेक। अच्छा अभी ठीक है, तो जब पहले फ्रीज था, अच्छा उस समय शायद मैं इधर मुड़ा हुआ था, मैंने देखा भी नहीं होगा। चलो ठीक है, एनीवे देन बेसिकली एक फार्मूला आ गया, दैट इज deviation lateral is equal to t by cos r into sin I minus r. That's the deviation. ठीक है, अच्छा कर। अच्छा अब हम बात करेंगे, अगर रे डेंसर से रेयर जा, तो व्हाइल रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो क्या होता है। तो डेंसर से अगर रेयर जा रहा है, जैसे मान लो ये डेंसर है, रेयर, तो क्या होगा, ये सिचुएशन, ये आई है और ये आर है। तो डेंसर से रेयर जाने से क्या होता है ना, आर इज ग्रेटर देन आई। ये हमें पता है, ये म्यू वन हो गया, ये म्यू टू हो गया। तो जैसे जैसे आई बढ़ाओगे तो आर बढ़ता जाएगा। अगर मैं इसको आई वन लिखता हूं, है ना, ये आर वन होता है। फिर अगर ऐसे लेता हूं आई टू, ये हो गया आर टू, ठीक है ना, तो आर टू एंड सो ऑन। ऐसे करते करते कोई ना कोई एंगल होगा जब ये ऐसे हो जाएगा, आईसी बोलेंगे इसको, इसका नाम स्पेशल है आईसी, क्रिटिकल एंगल। यानी क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसमें रे जाता है तो एकदम बिल्कुल ग्रेजिंग होकर निकलता है, एकदम ग्रेजिंग होकर निकलता है। ये थ्री एरो वाला, तो ये थ्री एरो वाला,
सिंगल आरो वाला सिंगल आरो, डबल आरो, तो इससे मुझे पता चल रहा है। तो इस केस में दो चीजें मैं स्टडी करना चाहता हूँ। नंबर वन इज दैट क्रिटिकल एंगल है क्या। देखो मुझे पता है कि म्यू1 साइन आईसी इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू2 साइन 90 हो जाएगा। तो एट आई इज इक्वल टू आईसी क्या होगा, स्नेल्स लॉ विल कन्वर्ट टू, है ना, स्नेल्स लॉ कन्वर्ट हो गया और ना म्यू1 साइन, है ना, म्यू1 साइन आईसी इज इक्वल टू म्यू2 साइन 90, है या नहीं। तो क्या हो गया फिर, साइन आईसी यानी आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू2 बाय म्यू1। ये क्रिटिकल एंगल है। इस एंगल पे क्या होगा, रे विल जस्ट कम आउट ग्रेजिंग, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। तो ये हो गया क्रिटिकल एंगल। Now what happens if I is greater than IC? If I is greater than IC, then TIR happens. तो उससे क्या होगा ना, उससे ये होगा कि जो रे आएंगे इंसिडेंट, वो एग्जैक्टली और वो उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे। ठीक है। तो अगर आई ग्रेटर देन आईसी हो जाएगा तो इन दैट केस टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल हैपन। तो उसके लिए लेकिन पहला क्राइटेरिया क्या है कि डेंसर टू रेयर मीडियम में जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा अब इसमें एक चीज और है, ध्यान रखना, अगर ये इंसिडेंट रे है और अगर ये रिफ्रैक्टेड रे है मान लो, इन दैट केस इंसिडेंट रे तो ऐसे जाना चाह रहा था पर वो बेंड हो गया, ये तो हो गया आई, ये हो गया आर। ठीक है, नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो आर हो। तो ये जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू इन दिस केस आर माइनस आई, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। इसमें तो खैर मैंने म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 लिया, इसमें म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 लिया। अगर मान लो रेयरर से डेंसर जा रहा है, इन दैट केस क्या होगा, रेयरर से डेंसर, इन दैट केस तो रे ऐसे जाएंगे, तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर। तो ये रे को तो ऐसे जाना था, ये हो गया म्यू1 म्यू2। इस केस में म्यू1 लेस देन म्यू2, इसमें म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2, इसलिए रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें देखो म्यू1 ग्रेटर देन लेस देन म्यू2, तो इसके टुवर्ड्स नॉर्मल, इन दैट केस ये हो जाएगा डेल्टा। आई होती है, ठीक है ना, ये आई हो गया, ये आई हो जाएगा। तो इस बार डेल्टा क्या हो जाएगा फिर, आई माइनस आर। तो देयरफॉर डेल्टा विल बी आई माइनस आर, ध्यान रखना इसे। तो देयरफॉर रेयरर से डेंसर और डेंसर से रेयरर में थोड़ा सा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। एक में आर माइनस आई हुआ, एक में आई माइनस आई आर, आई माइनस आर हुआ, दैट इज फॉर द रिफ्रैक्शन पार्ट है। और अगर टी आई आर होगा तो उसका तो अपना हिसाब होगा। अब मैं जानना चाहता हूं, अब मैं जानना चाहता हूं अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैं ग्राफ बनाता हूं लेट्स से डेल्टा वर्सेस आई, तो क्या होगा। तो एक काम करो, इस वाले में कर लो, फॉर
mu1 greater than mu2 में ड्रॉ द ग्राफ, ट्राई करो। ध्रुव आज की वो ऊपर वाला नॉर्मल है, मतलब ये रिफ्लेक्ट नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, या कुछ और पूछना चाह रहे हो? ये नॉर्मल है, ये जो रे है ये तो इसी को प्रोड्यूस किया आगे कि अगर मान लो रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये रे यूं सीधा चला गया होता। रिफ्रैक्शन के कारण क्या हो गया, यहाँ से बेंड हो गया और फिर गया, तो वो जो बेंड हुआ ना यहाँ से इतना, दैट इज द एंगल ऑफ डिविएशन। कि ये रे ऐसे जाने वाले थे, इस लाइन पे जाने वाले थे, पर उसकी जगह ऐसे गया, तो दैट इज द एंगल ऑफ बेंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिविएशन। तो इस केस में हो गया r माइनस आई। और इस केस में कैसे होना, जो रे को ऐसे जाना था उसकी जगह ऐसे बेंड हुआ, मेरी डेल्टा कितना हो गया आई माइनस आर, ये फर्क। तो रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर में थोड़ा सा अंतर है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, तो अभी काम करो, डेल्टा वर्सेस आई बनाओ। तो मैं इसकी डायग्राम मिटा देता हूं। अच्छा, इसमें एक चीज देखा होगा कि ग्राफ के दो हिस्से होंगे, क्योंकि म्यू1 ग्रेटर देन म्यू2 रखा है, यानी क्या होगा, इसमें टीआर भी होगा। और अगर म्यू1 लेस देन म्यू2 होता तब तो ये वाला फिगर होता, तो टीआर तो नहीं होता, कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्शन ही होता है ना। तो दैट्स हाउ इट इज। बट यहाँ पे तो ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे तो टीआईआर भी होगा। देन टिल आईसी देयर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ। Till I see, there's a different kind of a graph. ठीक है ना? And this is delta versus I. तो मैं काम करता हूँ, पहले टेयर के बाद का एनालाइज करता हूँ। आई थिंक दैट्स इजियर। ठीक है, और अगर किसी का हो चुका है तो मे बी यू कैन सेंड इट इन दैट 9555 वाला नंबर, अगर किसी ने बना लिया तो। अगर किसी ने बना लिया तो मे बी यू कैन सेंड। ठीक है, इधर ही रखा हूँ मैं। तो एक काम करता हूँ, आई ग्रेटर देन आईसी के लिए करता हूँ। आई ग्रेटर देन आईसी में क्या होता है, ये टीआईआर होता है, यानी ऐसे करके ऐसे हो जाता है, ये आई हो गया। ठीक है, ये हो गया आई, ये भी आई होगा, है ना। इस रे को तो ऐसे जाना था, तो ये हो जाएगा डेल्टा। तो डेल्टा क्या होगा फिर, 180 माइनस 2 है, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस। तो डेल्टा वर्सेस आई वाले में अगर एट आईसी देखते हो, है ना, एट आईसी क्या होगा, पाई माइनस 2 आई, मतलब जस्ट ग्रेटर देन आईसी। जस्ट ग्रेटर देन आईसी में क्या होगा, पाई माइनस 2 आईसी। तो देयरफॉर ये हो जाएगा पाई माइनस 2 आईसी। ठीक है, इट इज व्हाट ना, पाई माइनस 2 आईसी। या
और उसके बाद देखो इसका स्लोप -2 है, और डेल्टा 0 कब होगा? जब एंगल आई हो जाएगा π/2, है ना, यानी π/2 पे 0। बट सी ये कैसे हो रहा है ना, इट्स मेक सेंस। मैं बता दूं कैसे। देखो अगर मान लो आई को इतना कर दोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे केस में देखो बहुत कम बेंड हुआ ना, यूं जा रहा था थोड़ा सा बेंड हुआ, जबकि ये वाला तो अच्छा खासा बेंड हुआ, यूं जा रहा था और अच्छा खासा बेंड हो गया, जबकि ये वाला देखो ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा बेंड हुआ। यानी जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हो, तो अमाउंट ऑफ बेंडिंग घटता जा रहा है। और एकदम ग्रेजिंग अगर इंसिडेंट कराओगे तो ऑलमोस्ट ग्रेजिंग निकल जाएगा, तो यानी ऑलमोस्ट तो बेंडिंग ही नहीं हो रहा है इसका मतलब। तो यानी क्या होगा, फिर 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है। अच्छा, दैट वाज आफ्टर आईसी, यानी आईसी से ज्यादा एंगल पे क्या होने वाला है, दैट इज टीआईआर इज गोइंग टू हैपन। तो इसमें टीआईआर होगा, इट इज मोर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के लिए होगा। इसके पहले का कहानी उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कैसे ना, उसके ठीक पहले, है ना, उसके ठीक पहले क्या होगा, अगर I इज इक्वल टू आईसी करता हूं, अगर I इज इक्वल टू आईसी करता हूं मैं, इन दैट केस क्या होता है, ग्रेजिंग निकलता है। तो अगर ग्रेजिंग निकलता है तो उसको जाना तो ऐसे था, तो अगर ये I इज इक्वल टू आईसी हो तो ये भी आईसी, ये हो जाएगा डेल्टा, डेल्टा क्या होगा 90 माइनस आईसी, यानी π/2 माइनस आईसी, यानी इसका एग्जैक्ट आना। देखो जितना इसका by 2 कर दो नहीं यार, ये हो जाएगा π/2 माइनस आईसी। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर इंसिडेंट नॉर्मल करोगे, now there is a question, let me answer that first, ठीक है ना, and that is from कुश जैन, and that is TIR के केस में क्या रेज रिफ्रैक्ट भी करेंगे? The answer is no, no. इन जनरल पता क्या होता है, इन जनरल जब भी एक रे दूसरे मीडियम पे स्ट्राइक करता है तो दोनों ही होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है और ट्रांसमिशन भी होता है। तो ट्रांसमिशन को ही हम लोग रिफ्लेक्शन भी होता है, ट्रांसमिशन भी होता है। ट्रांसमिशन को हम लोग रिफ्रैक्शन कह रहे हैं क्योंकि बेंडिंग भी हो रहा है साथ। दैट्स व्हाट इन जनरल हैपेंस। लेकिन टीआईआर वाले केस में क्या होता है, अगर वो एंगल वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन किससे ज्यादा है वो वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है, इन दैट केस क्या होता है, 100% रिफ्लेक्शन होता है। तभी उसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पे फिर, एंड दैट इज ड्यूरिंग TIR there is 100% reflection. बाकी टाइम क्या होता है, if angle is less than IC then there is mostly refraction and a small fraction also reflects. एक छोटा सा फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट भी करता है पर ज्यादातर रिफ्रैक्ट करता है, दैट इज इफ I is less than IC। पर एक बार I greater than IC हो जाए, in that case there is 100% reflection। तभी तो इसका नाम है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल 100%। और उसका फायदा भी है, मैं थोड़ी देर बाद गिनवाऊंगा फायदा, अभी तो फिलहाल मैं इस पे आ रहा हूँ, एंड दैट इज डेल्टा। तो इस केस में डेल्टा कितना आ गया, π/2 माइनस आईसी एट आईसी, तो एट आईसी ये हो गया डेल्टा। व्हाट अबाउट I इज इक्वल टू 0? I इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस। I होता है एंगल विद द नॉर्मल, तो I इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया कि इन दैट केस डेल्टा 0, है ना। अच्छा, तो एट I is equal to 0, that is normal incidence, delta is 0, यानी हमारे ग्राफ का एक पॉइंट यहां मिल गया, एक पॉइंट यहां मिल गया। अब पता है प्रॉब्लम क्या है कि यहां से लेके यहां तक का जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि इस दौरान तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। तो यानी आप हमारे लिए चैलेंज क्या है पता है कि ग्राफ को कैसे बना, ये वाला बना ए,
बी या सी। अब ये कैसे बना? देखो बी तो मोरलेस रिजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन के दौरान जो सारे सारे रिलेशनशिप्स है ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक नेचर है, और ट्रिगोनोमेट्रिक नेचर में देखो स्ट्रेट लाइन तो मिलने वाला है नहीं, तो देखो मैं इसको तो भरोसा नहीं कर रहा हूं, पर ए और बी में से कौन सा होगा? इवन सी के लिए भी फिलहाल दरवाजा खुला रखता हूँ, वो अलग बातें होगा तो नहीं, तो यानी ए और बी में से मेनली कौन सा होगा? अब हमें ये डिसाइड करना। ये कैसे डिसाइड करूं? ओके, ध्रुव पाठक ने इमीडिएटली बता दिया बी है। देखो इमीडिएटली बताना आसान होता है, बट यू टू जस्टिफाई इट ऑल्सो। तो जस्टिफाई कैसे करोगे वो बताओ। जस्टिफाई कैसे करोगे बेटे? हमें पता है कि म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आई, है ना? तो यानी मैं लिख सकता हूं आर को एज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू वन बाई म्यू टू साइन आई, ये लिख सकते हैं। यानी डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस साइन इनवर्स ऑफ म्यू वन बाई, अच्छा आई माइनस आर नहीं, सॉरी आर माइनस आई, सॉरी उल्टा हो गया, आर माइनस आई, इस केस में तो आर माइनस आई। ठीक है, ठीक है, तो ये जगह आई माइनस नहीं, सॉरी आर, आर की जगह तो ये लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ म्यू वन बाय म्यू टू साइन आई माइनस आई। तो यानी मैं लिख सकता हूं आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू वन साइन आई बाय म्यू टू। यानी मैं लिख सकता हूं साइन आई प्लस डेल्टा, साइन आई प्लस डेल्टा इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू साइन आई। अब मैं काम का तो डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा? cos i प्लस डेल्टा, cos i प्लस डेल्टा इनटू, है ना, इनटू i के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो यानी 1 प्लस d डेल्टा बाय डी आई इज इक्वल टू म्यू वन बाय म्यू टू इनटू cos i। तो यानी बेसिकली d डेल्टा बाय डी आई क्या आ गया? d डेल्टा बाय डी आई क्या आ गया? तो म्यू वन cos i बाय म्यू टू cos i प्लस डेल्टा माइनस वन। ठीक है, ये चेक कर लो। ठीक, now what I'm supposed to do is that
What I'm supposed to do is that मैं एक काम करता हूं, at I is equal to 0, इंसिडेंट एंगल जब 0 है, तो जब 0 है तो क्या हो जाएगा, ये cos I 1, ये तो cos 0, ये भी 1 हो गया, तो μ1 by μ2 minus 1, यानी d delta di is equal to μ1 by μ2 minus 1, कुछ वैल्यू आएगा, अब पता नहीं क्या आएगा, जो भी आएगा. एंड एट IC क्या आएगा, देखो जरा. तो IC तो जो है डेल्टा माइनस आर हो गया. ठीक, यानी एट IC क्या हो जाएगा, स्लोप इसका, है ना. तो एट IC अगर मैं करता हूं तो IC के टाइम डेल्टा क्या होता है, 90 माइनस IC. एट IC ध्यान से देखो, ये अगर IC हुआ, ये डेल्टा हुआ, तो ये तो IC है. तो एट I is equal to IC, डेल्टा इज एक्चुअली इक्वल टू 90 माइनस IC. ये देखो डेल्टा इज व्हाट, 90 माइनस IC. तो डेल्टा की जगह 90 माइनस IC पुट करो तो 90 हो जाएगा, ये cos 90, cos 90 तो 0 होता है ना. तो therefore at IC is equal to IC d delta di is equal to infinite. अब बताओ, ये इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता है, यहाँ पे ये इनफाइनाइट हो सकता है, ये इनफाइनाइट हो सकता है एक जगह. यानी not only that B will be the graph, but also the fact that this will go and just strike like this. उस समय slope infinite हो जाएगा. So therefore B is the correct answer. तो डेल्टा वर्सेस I का ये ग्राफ हो जाएगा. इसमें काफी कुछ एनालाइज करना पड़ा, ऐसे डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना, अदरवाइज जज ही नहीं कर पाएंगे. तो ये पूरा इसका एनालिसिस है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे स्लोप इंफिनिटी है. कैसे ना, cos I प्लस डेल्टा निकाला हमने, तो I मतलब I की जगह IC हो जाएगा. अब IC तो 90 माइनस IC, डेल्टा मतलब, तो 90 माइनस IC, तो IC खत्म होकर sin cos 90 0, तो स्लोप इनफाइनाइट. जय गोयल सेट की हम IC पे डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. मैं तो उसका LHD निकाल रहा हूँ, स्लोप निकालने की, है ना. चलो ठीक है, LHD ठीक है. आई एग्री कि वहां पे कंटिन्यूटी तो है नहीं, तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी भी नहीं है, लेकिन LHD तो एग्जिस्ट कर सकता है ना, जैसे RHD भी एग्जिस्ट कर रहा है. RHD क्या हो जाएगा, ये वाला इसका स्लोप, है ना. तो इस लाइन का स्लोप हो गया RHD, और LHD क्या होगा, इसका स्लोप. तो ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी तो उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि पॉइंट डिसकंटिन्यूअस है. लेकिन एटलीस्ट इधर का डेरिवेटिव अगर हम निकालते तो एक आइडिया लग गया कि उसका कर्व कैसे होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा. उस तक आइडिया, उतना तक आइडिया हमने निकाल लिया बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ LHD. यानी एक काम करो, डेरिवेटिव का लिमिट ले लो. तो एज I टेंड्स टू IC या IC माइनस, as I tends to IC minus, the limit of the derivative tends to infinity. That's what we are saying. ठीक है, अच्छे से देख लो. इस डेरिवेटिव वाले एनालिसिस से हमने डिसाइड कर पाया कि ग्राफ कैसे होगा. ठीक है. इनफैक्ट अगर मान लो इसी में दो टाइप का ग्राफ आ जाए, जैसे एक में आ गया ऐसे ग्राफ, तो हम नहीं मानेंगे. ग्राफ बिल्कुल ऐसे होके शार्प ऐसे होनी चाहिए, ऐसे वर्टिकल होना चाहिए, इस पॉइंट वर्टिकल, तब ना स्लोप इनफाइनाइट आ रहा है, तब जाके ग्राफ सही है. तो अगर इसमें भी अगर दो ग्राफ दिया जाए, एक थोड़ा सा ऐसे रिलैक्स तरीके से और एक एकदम बिल्कुल टेपरिंग वर्टिकल, तब जाके वो टेपरिंग वर्टिकल वाला सिलेक्ट होगा, ये वाला सिलेक्ट नहीं होगा. इसका तो कुछ डायरेक्ट स्लोप है, ठीक है ना. दैट्स द नेट एनालिसिस. चलो, सो दैट वाज अबाउट योर वेरिएशन ऑफ डेल्टा वर्सेस I in this particular case.
तो उसी से जो है हमने फाइनली डिसाइड किया कि दोनों में से दो, इसलिए बोल रहा हूँ कि ड्रॉ तो मैंने 3 किया, बट लीनियर नहीं होगा ये तो पहले ही पता था, क्योंकि रिलेशनशिप इज ट्रिगोनोमेट्रिक, लीनियर का कोई चांस ही नहीं। अच्छा, अगर यही ग्राफ में बनाता हूं μ1 लेस देन μ2 के, तो क्या होगा, है ना? तो μ1 अगर लेस देन μ2 होता है, बस इतना ही चेंज है। अगर ये आई है, ये आर है, ये डेल्टा होता है आई माइनस आर, बाकी सब से सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं, ठीक है ना? यानी डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस जो भी आर। अब आर बोलते क्या आया था, तो हमें पता है कि μ1 sin i1 इज इक्वल टू μ2 sin r। तो आर बोलते क्या, साइन इनवर्स ऑफ μ1 बाय μ2 इनटू साइन। तो साइन इनवर्स ऑफ μ1 बाय μ2 इनटू साइन, तो इधर आ जाएगा और वो उधर जाएगा, तो आई माइनस डेल्टा हो गया, यानी साइन आई माइनस डेल्टा, ठीक है? इज इक्वल टू μ1 बाय μ2 साइन, बस इतना डिफरेंस। तो इसके बाद इसको कर दो cos आई माइनस डेल्टा इंटू 1 माइनस डी डेल्टा डी आई इज इक्वल टू μ1 बाय μ2 cos आई। देख, ठीक है ना? और इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कि डी डेल्टा बाय डी आई इस बार हो जाएगा, तो डी डेल्टा बाय डी क्या होगा, इसको उधर ले जाता हूँ, इसको इधर लेता हूँ, तो ये 1 माइनस μ1 cos आई बाय μ2 cos आई माइनस डेल्टा, बस that's it। ठीक। तो इसका भी वही आ रहा है कि जो है स्लोप इसका 0 आएगा एट आई इज इक्वल टू 0, cos आई 1 है, और इसका हो जाएगा cos आई माइनस डेल्टा, वो भी 1 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आई और एट आई इज इक्वल टू 0 तो डेल्टा भी 0 आता है, ये तो 0 हो गया, यानी 1 हो गया, 1 हो गया, तो यानी 1 माइनस म्यू, म्यू 1 बाय म्यू, तो यानी डी डेल्टा बाय डी आई इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू 1 बाय म्यू, ठीक है? यानी कुछ स्लोप आएगा और फिर उस हिसाब से चढ़ेगा, यानी क्या होगा, ग्राफ ऐसे हो जाएगा टिल पाई बाय 2, मतलब तो पाई बाय 2 पे क्या हो जाएगा ना, पाई बाय 2 पे वो आईसी हो जाता है ना, तो 90 माइनस आईसी, तो पाई बाय 2 पे 90 माइनस आईसी, यानी पाई बाय 2 माइनस आईसी। क्यों? क्योंकि पाई बाय 2 जब इंसिडेंट होगा ना, तो ग्रेजिंग होके निकलेगा, ग्रेजिंग होके आया तो यानी क्रिटिकल एंगल पे निकलेगा, तो डिविएशन हो जाएगा 90 माइनस आईसी, और ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही आ रहा है ना? तो ये चीज देखिए 90 डिग्री पे होगा, तो 90 डिग्री करोगे तो इन दैट केस क्या होगा ना, पाई बाय 2, और ये हो जाएगा तुम्हारा जो है डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा तुम्हारा पाई बाय 2 माइनस आईसी, तो इसको अगर मैं लिखूंगा डेल्टा इज पाई बाय 2 माइनस आईसी, तो आईसी से खत्म होगा, cos माइनस पाई बाय 2, यानी इनफाइनाइट, यानी स्लोप उल्टा है ना? लेकिन ये भी है कि cos आई जो है 0 आ गया, यानी कुछ लिमिट्स आएगा, उसके पहले कुछ वैल्यूज आएगा, मतलब, और आई माइनस डेल्टा हो जाएगा सम वैल्यू, यानी 0 आ रहा है, स्लोप 1 आ, तो जैसे कुछ ऐसे टाइप। आई पाई बाय 2 है,
यानी 1 माइनस 0 यानी स्लोप पाना। इस तरीके से दैट्स द ग्राफ। Satyam has asked a question that is, sir, IC पे पाई माइनस 2 IC पर ओपन नहीं दिखाना चाहिए। हाँ तो ठीक है, वो क्रिटिकल पॉइंट पे एनालाइज मत करो। क्रिटिकल पॉइंट इज लाइक बॉर्डर लाइन। हम क्रिटिकल पॉइंट के ठीक यानी आईसी के ठीक पहले और आईसी के ठीक बाद ये ग्राफ हम बनाना चाहते हैं, हम और कुछ नहीं ग्राफ बना, ठीक है ना? दैट्स द पॉइंट। तो देखो यू माइट से कि स्लोप तो दोनों जगह नॉन जीरो आ रहा है, इसका भी नॉन जीरो आ रहा है, यहाँ पे भी नॉन जीरो, तो डिसाइड कैसे किया कि ये वाला होगा वो वाला होगा। देखो एट दिस पॉइंट स्लोप इज 1, ये तो जीरो हो गया। तो एट आई इज इक्वल टू पाई बाई 2, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे स्लोप हो गया 1, तो 1 मतलब हो गया 45 डिग्री, यानी 1 हो गया। और जो एट आई इज इक्वल टू 0 स्लोप आएगा 1 माइनस समथिंग, तो यानी 1 से तो कम ही होगा, तो यानी कि वैसे होगा। अगर ये 1 प्लस समथिंग आता तो यानी ग्राफ फिर ऐसे हो जाता, 1 प्लस समथिंग और वहां पे स्लोप, तो ये चीज, तो देयरफॉर द ग्राफ विल बी लाइक, ठीक है ना? बाकी एग्जैक्ट फाइन ट्यूनिंग करना है तो दैट वी कैन डू विद एग्जैक्ट वैल्यूज एंड with mu1 mu2 etc we can do, but this is the nature of the graph. ठीक है, चलो, so that was about your variation of delta versus I for different cases. ठीक, और कोई क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, तो लाइक नाउ वी कैन डू दिस वन आल्सो योरसेल्फ, थोड़ा सा अलग ज्यादा। और अगर मैं यही ग्राफ रिफ्लेक्शन के लिए बनाता हूं, प्रॉपर रिफ्लेक्शन के लिए मिरर, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया आई, ये आई, यानी डेल्टा क्या होगा, ये डेल्टा होगा इज इक्वल टू पाई माइनस 2। इसका ग्राफ तो स्ट्रेट है ऐसी हो, पाई माइनस 2, तो आई इज इक्वल टू 0 होता है तो 180 डिग्री पाई हो गया, और ये आई है, तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे क्या होगा, पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई 0, तो डेल्टा ये 0। ठीक है, दैट्स इट। ये हो गया रिफ्लेक्शन के लिए। सो दैट्स मोर और लेस अबाउट द वेरिएशन ऑफ डेल्टा, लेकिन डेल्टा पे डिस्कशन फिर से होगा जब हम प्रिज्म के बारे में बात करें, तो चाहिए लाइक इट्स नॉट ओवर एज येट, और बात करेंगे पर आज नहीं, अगले दिन कोई बात। अच्छा, अब आ जाता है टीआईआर के ऊपर। टीआईआर के कंसीक्वेंस देखो कि अगर मैं पानी के अंदर से देखता हूं, है ना, तो क्या होगा ना। देखो मान लो दूर से कहीं पे कोई पेड़ पौधे हैं, ऐसे कर, तो इसका जो रेज आएंगे ना, ये बिल्कुल ग्रेजिंग आएंगे, और जो रे ग्रेजिंग आता है एयर में, तो वो क्रिटिकल एंगल पे ऐसे करके, इट वर्क्स बोथ वेज, कि अगर क्रिटिकल एंगल पे भेजोगे तो ग्रेजिंग जाएगा, ग्रेजिंग आया तो क्रिटिकल, यानी वो आज मुझे यहां दिखेगा। अब देखो ये चीज सिर्फ वो वाला पेड़ पौधे नहीं, सारी तरफ के होंगे, यानी पानी के अंदर से, पानी के अंदर से अगर मैं ऊपर देखूंगा ना, in that case the entire world will seem to be a conical world, क्योंकि जितने भी लैंड मास पे इतने सर्कल पे चीजें हैं, सब उस कोन के उस सर्कल पे दिख जाएंगे, यानी ये कोन हो गया जिसका एंगल हो गया, सेमी वर्टिकल एंगल हो गया आईसी के बराबर, ये वाला, ये भी आईसी। सो फ्रॉम इनसाइड वाटर
consequences of TIR. तो from inside water, TIR ना लिख के critical angle भी लिख सकते. From inside water, the view of the world outside, the outside world is a cone. यानी आउटसाइड का जो व्यू है कौन बनता है विथ सेमी वर्टिकल एंगल ठीक है. इट्स ए कोन विथ सेमी वर्टिकल एंगल इक्वल टू IC. यानी पूरा कोनिकल दिखेगा मुझे. तो मतलब अगर यहाँ पे भी कुछ है, कोई गाड़ी वाड़ी भी है मान लो ऐसे करके जो भी है, तो वो गाड़ी अब यहाँ नजर आए इस तरीके से. तो पूरा दुनिया जो है ना कोनिकल नजर आएगा हमें अंदर से विद सेमी वर्टिकल एंगल इक्वल टू IC. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट कंसीक्वेंस. इसके अलावा देखो Akshit has asked कि why aren't we calculating a double derivative simply? तो देखो डबल डेरिवेटिव से क्या निकालोगे कि वो मैक्सिमम मिनिमम टाइप का तो ठीक है, बट अदरवाइज क्या निकालोगे. ठीक है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन है. अब इंक्रीजिंग फंक्शन को डबल डेरिवेटिव करके भी फिर वो 2 पॉइंट का एनालाइज तो करना ही पड़ेगा. तो इससे अच्छा जब सिंगल डेरिवेटिव से एनालाइज हो रहा है तो डबल डेरिवेटिव तरफ क्यों जाए. अभी पिछले वाले केस में सिंगल डेरिवेटिव से एनालाइज हो गया ना कि I इज इक्वल टू 0 पे स्लोप आया था 1 माइनस समथिंग μ1 by μ2 या कुछ ऐसा, और I इज इक्वल टू IC पे था 90 पे था. I इज इक्वल टू 90 पे स्लोप आया था 45 डिग्री. स्लोप 1 आया था मतलब एंगल आया था 45 डिग्री. तो पहले स्लोप आया था 1 माइनस समथिंग और बाद में स्लोप आया था 1. यानी स्लोप इंक्रीजिंग है, पता चल गया. तो इंक्रीजिंग स्लोप मतलब ऐसे ही ग्राफ होगा. तो वो सिंगल डेरिवेटिव से ही निकल गया. अब डबल डेरिवेटिव निकालते एक तो उस पे टाइम खराब होता, फिर तुम अलग अलग वैल्यूज पे तो इन केस चेक करते ही, इससे कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं. तो वो शायद डबल डेरिवेटिव से कॉनकेव अप या कॉनकेव डाउन निकाल देखना चाहते, समझ गया है ना, कन्केविटी कन्वेक्सिटी देखना चाहते. बट ये कि सिंगल डेरिवेटिव से ही हम उस कंक्लूजन को इस बार इफेक्टिवली हम कर सकते. दैट्स द पॉइंट. ठीक है ना ये चीज. चलो एनीवे लेट्स मूव अहेड. हाँ मैं समझ गया. इवन जय आल्सो इज मेकिंग द सेम कमेंट एंड दैट इज कन्केविटी और कन्वेक्सिविटी जो है डबल डेरिवेटिव से पता चल जाता. बिल्कुल सही बात, पता नहीं करता. ठीक है ओके. नाउ दैट्स द फर्स्ट कंसीक्वेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल. इसके अलावा मैं एक हिंट देके रखता हूं, कल उसका मैथमेटिक्स कर लेंगे एंड दैट इज रिगार्डिंग फाइबर ऑप्टिक केबल. फाइबर ऑप्टिक केबल जाता है ऐसे केबल लिया जाता है थिन ट्यूब्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसको कवर किया जाता है बाय अनदर लेयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो μ2, और हमेशा इस तरीके से लिया जाता है दैट μ1 इज ग्रेटर देन μ2. अब ये तो एक कट सेक्शन है, अदरवाइज क्या होता है जो रेज आते हैं वो ऐसे करके यूं, फिर यहाँ से TIR, फिर यहाँ से TIR. यानी अगर ओवरऑल फाइबर ऑप्टिक केबल देखोगे ना ओवरऑल, पता क्या होता है, ये ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे जाता है. And mind you, this is all happening with the speed of light in that particular medium, which will be in the range of 10 to the power 8 meter per second. So therefore it's a huge speed, and that is why what we are nowadays doing is that all this internet data traffic, what we are doing is that we are first converting the data into an electromagnetic wave and then putting it in that fiber optic cable. उसके बाद क्या होगा, TIR करते करते with speed of light in that medium, which is a huge value, वो क्या होता है दूसरे एंड पे पहुंच जाते हैं. ठीक है ना, दूसरे एंड पे पहुंच जाते हैं
that's what happens in case of PIR. मैं आज अटेंडेंस लेने एकदम भूल गया, ठीक है ना, मैं फटाफट ले लूं. You can just wait for a minute or two. Yes, sir. हाँ हाँ, भूल ही गया.